रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आप अंदाजा करें कि जिन मुल्कों से डोनाल्ड ट्रंप ने नाम ले लेकर मदद मांगी वो मुल्क भी जवाब नहीं दे रहे, और जो रिजीम तब्दील करने चले थे उनका अपना रिजीम खतरे में पड़ गया। अब आ जाए नेतन्याहू पे, तो नेतन्याहू गायब है, इसका मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले साल आपको याद है जब ईरान ने बमबारी की थी तो जो बिल्डिंग तबाह हुई थी उस पर खड़े होकर नेतन्याहू ने बताया था कि मैं यहां पे हूं और एक जेस्चर शो किया था। वो नेतन्याहू अब किधर है? कोई समझ नहीं आ रही। दुनिया भर के अंदर यह सवाल पूछा जा रहा है कि नेतन्याहू मारा गया, नेतन्याहू जख्मी हो गया, किधर गया? लेकिन दो तीन पॉसिबिलिटीज है ना सामने ना आने की। अपनी मौजूदगी का सबूत नेतन्याहू नहीं दे पा रहा, हालांकि देना चाहिए। जो वीडियो नेतन्याहू की आती है उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो है, क्योंकि कुछ रिपोर्टर ऐसे हैं, खासतौर पर एक रिपोर्टर की वीडियो भी वायरल हुई है जिसने खड़े होकर बताया कि नेतन्याहू का ये घर है, इसके ऊपर मिसाइल से अटैक हुआ, और जिस वक्त अटैक हुआ नेतन्याहू यहां था, यह दावा किया गया। ईरान ने सऊदी अरब पे होने वाले जो ड्रोन हमले हैं और जो मिसाइल हमले हैं उनसे अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा ऐलान ला ताल्लुक की हमने ये किए ही नहीं, हमने सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बनाया। सऊदी अरब के अंदर जो दीगर तनसीबात को निशाना बनाया गया है, चाहे वो ड्रोन आए हैं चाहे वो मिसाइल आए हैं, उनका ईरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये उन्होंने दावा किया। और ये भी कहा कि सऊदी अरब इसकी एक तहकीकात करवा ले, इसकी एक इंक्वायरी करवा ले कि ये ड्रोन्स और मिसाइल कहां से आए हैं। इसका इल्जाम ईरान जो है वो इसराइल और अमेरिका पे लगाता है। वो ईरानी फौज के तर्जुमान ने भी ये कहा और ईरान के वजीर खारजा ने भी यही बात की। वो यही बात करते हैं और बार बार ये बात करते हैं कि ये हम नहीं कर रहे। अमरीकियों ने हमारे ड्रोन जैसा एक ड्रोन तैयार किया है, इसके जरिए अरब ममालिक में कुछ मकामात को निशाना बना रहे हैं, यह भी ईरानी वजीर खारजा ने कहा है। तो उन्हें यह लगता है कि तहकीकाती कमेटी बना लें और इसके अंदर बेशक ईरान को भी शामिल कर लें। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि मुमकिन है कि अरब ममालिक में शहरी अहदाफ पर होने वाले हमलों के पीछे इसराइल हो। नाज़रीन, जो मामला शुरू हुआ था ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन करने से, वो मामला ऐसा लगता है कि ईरान में तो हुकूमत नहीं गिरी, ना हुकूमत तब्दील की जा सकी। सिर्फ आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया गया और उसके बाद उन्हीं की तरह का उनका बेटा आ गया। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे काबिल कबूल नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप उनसे मुज़ाकरात की बात भी करता है। लेकिन मामला यह है कि जहां पे हुकूमत ईरान की गिराई जानी थी, जो दो हुकूमतें ये काम करने के लिए चली थी, एक अमेरिका और एक इसराइल, वो दोनों खतरे में पड़ गई। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है और इसराइल में नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि इन दोनों मुल्कों ने ईरान में रजीम तब्दील करना था, लेकिन इनके अपने रजीम खतरे में आ गए हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी है, और अमेरिका के मीडिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की शदीद मुखालफत पैदा हो चुकी है, और किसी सूरत भी डोनाल्ड ट्रंप अब इस पोजीशन में नहीं है कि मिड टर्म इलेक्शन जीत सके। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार एक तलवार लटक रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा किया जा सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुद भी कहा कि मेरी इंपीचमेंट हो सकती है, और इसकी वजह सिर्फ यह जंग नहीं है, एप्स्टीन फाइल और उसके बाद बनने वाली सिचुएशन, और फिर पूरे अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल देना जिससे ना सिर्फ अमेरिका को शर्मिंदगी हुई बल्कि अरबों डॉलर का नुकसान भी हो गया, और अमेरिका के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात और खलीजी ममालिक में अमेरिका की जड़ें वो उखड़ गई हैं, बहुत कमजोर हो गई हैं। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के खाते पड़ेगा। तो हालत यह है डोनाल्ड ट्रंप की कि अब वो मुल्कों से मदद मांगते फिर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मुल्कों से मदद मांगी। देखिए ना, एक वक्त ऐसा था कि अमेरिका किसी मुल्क से बात करता था, मदद मांगता था, तो वो बड़ा ऑनर फील करते थे। ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट अगर आप देख लें, ये कुछ अर्सा पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नया नया अमेरिका का सदर बना, तो यही ज़ेलेंस्की जो है, ये जब व्हाइट हाउस में आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे काफी शर्मिंदा किया था। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई थी। आज वही ज़ेलेंस्की जो है उससे मांगे जा रहे हैं कि हमें ड्रोन दें, हमारी मदद करें, और उसके बदले में उसको भी कुछ चाहिए। अब वो एक बेहतर डील चाहता है। एक दौर था कि अमेरिका ये कह रहा था कि यूक्रेन के जितने भी मिनरल्स हैं उस पर हमारा हक है, हमें वो दिए जाएं, और आज सूरत हाल क्या है। ये तो चले यूक्रेन की बात है, लेकिन अमेरिका ने जिन 5 बड़े ताकतवर मुल्कों से मदद मांगी, उनमें एक चाइना है, एक फ्रांस है, एक बरतानिया है, एक जापान है और एक जनूबी कोरिया।
देखिए, मैं भी आपको यही बात बता रहा था कि ईरान गारंटियां मांगता है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। ईरान वो चीज मांगता है जो पाकिस्तान या पाकिस्तान की सरकार कर नहीं पाएगी और उनकी करने की कैपेसिटी भी नहीं है। तो ये है वो मामला जो सैयद अब्बास अरागची ने बताया कि पाकिस्तान से प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज उन्होंने कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी कभी यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक कहीं पे कोई रशियन मिसाइल आकर गिरता था या ड्रोन आकर गिरता, पूरी दुनिया ने रोला डाल दिया था, बहुत शोर मचाया था। ये सैयद अब्बास अरागची इसके बारे में ट्वीट करते हुए कहते हैं कि आप सबको याद है कि मगरिब ने कितना शोर मचाया था और कितना रोला डाल दिया था कि जब न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट है यूक्रेन का, उसके करीब आकर कोई धमाका हुआ था। तो इसराइल और अमेरिका लगातार बुशहर प्लांट के नजदीक हमले कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में 4 हमले यहां पे हो चुके हैं। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि IAEA ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि खुदा ना खास्ता यहां से अगर ताबकारी फैली तो पूरी दुनिया इसका खुमियाजा भुगतेगी। नाज़रीन, मैंने इमरान खान से एक चीज सीखी, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने इमरान खान से सीखी हैं और इमरान खान ने वाकई एक टीचर की तरह इस कौम को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। हार जीत का मामला हो, डट जाने का मामला हो, बहुत सारी चीजें जो इंसान के करैक्टर में होती हैं, उसने लोगों को लड़ना सिखाया, मुकाबला करना सिखाया। पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने पाकिस्तानियों को यह बात समझाई कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत है, एक प्रॉब्लम है और इनकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को लगातार नुकसान हो रहा है। समझ ही नहीं आई कभी कौम को। लेकिन जब यह बात इमरान खान ने समझाई तो आज कौम का बच्चा बच्चा ये बात जानता है। एक कंट्रीब्यूशन तो है इमरान खान का बहुत बड़ा। मैंने उनसे एक चीज सीखी इमरान खान साहब से कि मैं ये सोचता था वो एक बात बार बार क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग तनकीद करते थे एक ही तकरीर है इमरान खान बार बार करता है, वही बातें बार बार रिपीट करता है, वो क्यों बार बार वही बात करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। तो मैंने इससे सीखा कि इमरान खान ने वो बातें इतनी मर्तबा की कि वो लोगों को जुबानी याद हो गई। उन्होंने लोगों को नजरिया दे दिया, बार बार बता बता के अवेयरनेस देने का ये एक तरीका था, लोगों को फार्मूला याद करवाने का एक तरीका था। और जो सच होता है ना वो बदलता नहीं है, वो वही रहता है। जिस आदमी ने कहानियां सुनानी हो, कभी ये सुना दे, कभी ये सुना दे, कभी वो सुना दे। जिसने सच बोलना होता है ना उसके बाद एक ही बात होती है, सीधी सीधी। तो इमरान खान वही बात अपनी करता था और आज कौम को वो बात याद है। तो बादों का आपको लगता होगा मेरे वीलॉग के अंदर चीजें और बातें कभी कभी रिपीट हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में जो चीज जैसे होती है उसको जब आप बयान करते हैं तो जितनी दफा आप करते हैं वो वैसे ही रहती है। और मैंने ये सीखा कि अगर कोई चीज आपको समझ आ जाए तो उसको हैमर करें, बार बार उसको बताएं, पब्लिक तक उसको पहुंचाएं ताकि उसका इंपैक्ट हो। तो पता नहीं कब तक आपने देखना है, जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा तब तक आप देखेंगे, क्योंकि इन्हें इस बात का आइडिया है कि अवाम तो इनके साथ है नहीं, पब्लिक की सपोर्ट इनसे छिन गई। और वो इसलिए छिन गई कि एक आदमी डटकर खड़ा हो गया। अब इनकी 2 ख्वाहिशात है, या तो इमरान खान जो डटा हुआ है वो सरेंडर कर दे, इमरान खान बिल्कुल वैसे ही सरेंडर कर दे जैसे इन सारों ने सरेंडर किया था, तो उससे इन्हें लगेगा कि इनकी मकबूलियत कुछ वापस आ जाएगी। या फिर इमरान खान को ऐसे ही दीवार के साथ लगाकर ये एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके इसी तरह अपने इक्तदार को तूल देते रहे। 2 इनके पास रास्ते, तीसरा रास्ता इनके पास कोई नहीं है। आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो साहिबा के ऊपर जो सबसे खौफनाक केस बना, वो केस बना था स्विस अकाउंट्स का केस। ये केस क्या था मैं आपको बताता हूं। हुआ ये था कि 1996 में जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत खत्म हुई तो निगरान हुकूमत में एक इदारा बनाया गया। ये निगरान हुकूमत में बना था, उस इदारे का नाम था एहतसाब ब्यूरो। एहतसाब ब्यूरो ने तहकीकात शुरू की और करप्शन पकड़ने का आगाज किया। एहतसाब ब्यूरो ने सारी की सारी करप्शन का फोकस रखा पीपल्स पार्टी के ऊपर। उनके जो करप्शन के जेन्युइन केसेस थे, जो बिल्कुल ठीक केसेस थे, उनके ऊपर हाथ डाला और कार्रवाई शुरू कर दी। नजम सेठी उस वक्त, क्योंकि नजम सेठी का नवाज शरीफ से बहुत गहरा और बड़ा प्यारा ताल्लुक है, तो नजम सेठी साहब उस वक्त जो हैं वो एहतसाब ब्यूरो के, उनको सरबराह बनाया गया, इंचार्ज थे। तो उन्होंने बड़ी हवा दी करप्शन के केसेस को। उसका बहुत फायदा हुआ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और वो 2/3 अक्सरियत से 1997 में इलेक्शन जीतकर हुकूमत में आ गया। जब वो हुकूमत में आए तो नजम सेठी को फारिग किया गया और सैफुर रहमान को उन्होंने नैब का चेयरमैन लगा दिया। नैब नहीं था, एहतसाब ब्यूरो था, उसका चेयरमैन बना दिया और उनसे कहा कि पीपल्स पार्टी को टाइट कर दें।
पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंक्वायरियां शुरू हो गई, उनके केसेस खुलने शुरू हो गए और पहली मर्तबा स्विस केस जो है वो बन गया। अब ये जो करप्शन का केस था इसके अंदर एसजीएस को टिकना, एसजीएस का एक रेफरेंस था, मैं बताता हूं आपको क्या डिटेल थी। लेकिन जरदारी साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ केस बना और वो केस ये बना कि इन्होंने पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्डर किया है और ले जाकर स्विट्जरलैंड के बैंकों के अंदर छुपा दिया है और ये सारा रिश्वत का पैसा था। ये मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में केस चल रहा था। ब्रॉडशीट जो कंपनी है, इस तरह की कंपनीज ने उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता किया और उन्होंने कहा एहतसाब ब्यूरो को कि हम आपको ढूंढ ढूंढ के देते हैं आपके पाकिस्तानियों ने कहां कहां पैसा छुपाया हुआ है पूरी दुनिया में। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन करप्शन करके पाकिस्तान से बाहर पैसा लेकर गया और वो असासे आपको बताएंगे। आप उनको रिकवर करें, हमें हमारा हिस्सा दे दें परसेंटेज पे। तो एहतसाब ब्यूरो ने ये सारा मामला नवाज शरीफ के सामने रखा तो नवाज शरीफ साहब उस वक्त फौरन डर गए। उन्होंने ये किया नहीं उनके साथ मुआहिदा गैर मुल्की कंपनी के साथ। कौन सा मुल्क है जो नहीं चाहता कि बाहर से हमारे पैसे वापस आ जाएं? नवाज शरीफ साहब ने इसलिए नहीं किया कि उनको यह शक पैदा हो गया कि उन्होंने भी तो बाहर फ्लैट्स बनाए, उन्होंने भी बाहर प्रॉपर्टीज बनाई हैं, उनके खानदान ने भी बाहर बहुत करप्शन के अंदर जो है वो माल पहुंचाया। तो यह ना हो कि ये कंपनी जरदारी साहब की और बेनजीर की करप्शन ढूंढते ढूंढते हमारी करप्शन भी निकाल के ले आए कल को और पता नहीं हमारी हुकूमत कितना अरसा रहनी है, क्योंकि उस दौर में हुकूमत 2, 2.5 साल 3 साल में खत्म हो जाती थी। तो मियां साहब डर गए और मियां साहब ने कोई मुआहिदा गैर मुल्की कंपनी के साथ नहीं किया। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली गई, सैफुर रहमान साहब को हटा दिया गया और जनरल अमजद साहब एक हुआ करते थे रिटायर, उनको लाके बना दिया गया एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन। लेकिन थोड़े अरसे के बाद जब एहतसाब ब्यूरो खत्म हो गया और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो आ गया, नैब, एक नया उसका ऑर्डिनेंस आ गया, तो वही जनरल अमजद जो है वो नैब के सरबराह बन गए। तो पहली मरतबा ब्रॉडशीट के साथ जो है वो मुआहिदा वगैरह किया गया। लेकिन जब उनको लिस्ट दी गई कि इन बंदों की आपने करप्शन पकड़ के हमें बतानी है, उसी बीच में डील तय हो गई और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर निकल के चले गए। पीपल्स पार्टी के साथ पहली डील थी, लिहाजा किसी किस्म का भी एहतसाब हो ही नहीं सका। अब वो ब्रॉडशीट इनको रिकॉर्ड देती थी, ये कुछ करते ही नहीं थे। तो इसके जो मुलजिमान है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये जो 1997 में जरदारी साहब के खिलाफ स्विस अकाउंट्स का केस बना था, इसमें स्विट्जरलैंड की एक फर्म थी एसजीएस, इसने $12 मिलियन रिश्वत दी थी बेनजीर भुट्टो साहबा को और जरदारी साहब को। और ये रिश्वत दी थी इंपोर्ट कार्गो इंस्पेक्शन कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला था 1993 से 1996 में, जब बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी। तो इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो रिश्वत दी थी, बहुत बड़ी अमाउंट थी, ये अरबों रुपए बनते हैं। ये पैसा उस दौर में, ये बात है 93-96 की, दिया गया और ये पैसा ऑफशोर कंपनियों में रखा गया। ऑफशोर कंपनियां जो अपने नाम पे नहीं बनाई जाती, एक फर्जी नाम के ऊपर बनाई जाती हैं, होती आपकी हैं लेकिन फर्जी नामों में बनाई जाती हैं, और स्विट्जरलैंड के अकाउंटों में यह पैसा पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान में भी केस चल रहा था, स्विट्जरलैंड में भी केस चल पड़ा। स्विट्जरलैंड में बेनजीर भुट्टो साहबा पेश भी होती रही अदालतों में, लेकिन स्विट्जरलैंड की एक अदालत ने 6 अगस्त 2003 को यह खबर छपी कि बेनजीर भुट्टो साहबा और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों को करप्शन के ऊपर सजा में सुना दी। उन दोनों को, ये जो मैंने आपको एसजीएस केस बताया, इसमें करप्शन पे बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी दोनों सजा याफ्ता मुजरिम हैं। इन दोनों को सजा सुना दी और दोनों को 50-50 हजार डॉलर्स का जुर्माना भी कर दिया। ये जुर्माना पे करें और अपनी सजा